हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आप सभी के। आज हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। इट इज़ द नेक्स्ट लेक्चर अपॉन मेटलर्जी एंड दिस इज़ द थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। हम जनरल प्रोसेसेस स्टडी कर चुके बेटा मेटलर्जी के, और जनरल प्रोसेसेस में सबसे पहले आपने किया था क्रूशिंग एंड पुल्वराइजेशन। Second step is about the concentration, okay, and third step is about preliminary treatment, that is roasting and calcination. Fourth is about reduction, और last आपने किया refining। ठीक है, जनरल प्रोसेसेस के बाद अब हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केस ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी में थर्मोडायनेमिक्स का क्या रोल है। एक्चुअली मेटलर्जी का जो रिडक्शन स्टेप होता है बेटा, जो फोर्थ स्टेप होता है रिडक्शन स्टेप, दैट ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन थर्मोडायनेमिक्स। ओके, यानी हीट चेंज पे ग्रेटली डिपेंड करता है। देखो नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि मेटल्स आर व्हाट, मेटल्स का मतलब वो एलिमेंट्स जो इजीली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, मतलब जिनमें फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर द मेटल्स। यानी मेटल्स आर हैविंग टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, यानी मेटल्स इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं। लेकिन यहां पर आपको करना है मेटल को रिड्यूस, तो मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन होता है वो अपने आप हो जाता है। यानी मेटल का जो ऑक्सीडेशन है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ, फिजिबल प्रोसेस होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब वो रिएक्शंस, वो प्रोसेसेस जो अपने आप होती है या स्लाइट इनिशिएशन के बाद होगी। लेकिन हमने यहां पर करना है मेटल्स का रिडक्शन, तो मेटल्स का जो रिडक्शन होता है वो तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा नहीं। यानी फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास MO है, और MO से अगर आप M बनाओगे, O2 को सेपरेट करोगे, तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां पर 0, तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। अब मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है यार, गेन करने की टेंडेंसी तो है ही नहीं। तो मेटल का जो रिडक्शन है ना बेटा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी अपने आप नहीं होता, इनिशिएट करने के बाद भी नहीं होता। यानी मेटल के रिडक्शन के लिए जो डेल्टा G है वो पॉजिटिव होता है, और डेल्टा G तो थर्मोडायनेमिक फैक्टर है जो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी या फिर नॉन स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करता है। आपको पता है कि जिन रिएक्शंस के लिए डेल्टा G नेगेटिव है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिनके लिए डेल्टा G पॉजिटिव है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई, और जिनके लिए डेल्टा G 0 है वो इक्विलिब्रियम में हो गई। तो बात ये हो गई कि मेटल का जो रिडक्शन है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा G पॉजिटिव है इसके लिए, लेकिन रिडक्शन तो आपको करना पड़ेगा। तो फिर इसको स्पॉन्टेनियस कैसे बनाएं, हाउ कैन यू मेक दिस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। उसके लिए क्या करेंगे कि मेटल का जो रिडक्शन का स्टेप है, रिडक्शन का जो प्रोसेस है, उसको एक ऐसे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन के साथ कंबाइन कर देंगे जिसके लिए डेल्टा G की वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है। जैसे X + O से XO बन गया, नहीं, इसके लिए डेल्टा G जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। इसके साथ मतलब ये रिएक्शन अब नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के साथ इसको कपल कर देंगे, ताकि जो डेल्टा G है रिजल्टेंट रिएक्शन का वो नेगेटिव आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, MO है आपके पास, और आपको बनाना है MO + ½ O2, और इसके लिए जो डेल्टा G है बेटा वो +40 है मान लो, ठीक है। लेकिन दूसरी रिएक्शन है X + ½ O2, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ XO, और इसके लिए जो डेल्टा G है वो -60 किलो जूल है। तो इन दोनों रिएक्शन की कपलिंग कर देंगे, ½ O2 से ½ O2 कैंसिल, यानी MO + X, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ M + XO, और इसके लिए जो डेल्टा G आ गया वो -20 आ गया। तो अब देखो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गई कि नहीं। यानी स्पॉन्टेनियस कब हुई, जब आपने X के ऑक्सीडेशन के साथ कपल किया इसको। तो देखो X जो है वो M का रिडक्शन कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, X इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब जैसे मान लो आपके पास MO है, और MO से M + ½ O2 बन रहा है बेटा, और इसके लिए जो डेल्टा G है वो +40 है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। मैंने Y के ऑक्सीडेशन के साथ इसको कपल कर दिया, YO बन रहा है, लेकिन इसके लिए जो डेल्टा G है वो -20 है। कितना है,
-20। अब आप इनकी कपलिंग करते हो तो हाफ O2 से हाफ O2 कैंसिल, M प्लस वाई, और ये बना M प्लस वाई O, और डेल्टा G हुआ +20। क्या ये रिएक्शन अब स्पॉन्टेनियस बनी क्या? ये तो फिर से नॉन स्पॉन्टेनियस ही रह गई। इसका मतलब वाई M का रिडक्शन नहीं कर पा रहा, तो वाई रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा? X, यानी वो एलिमेंट जिसके साथ कपलिंग करने पर डेल्टा G नेगेटिव आ जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, दूसरा तो नहीं करेगा। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल है वो हमें रिड्यूसिंग एजेंट को सिलेक्ट करने पे हेल्प करता है। कितने टेम्परेचर पे किसी मेटल का रिडक्शन पॉसिबल है, इस चीज में हेल्प करता है। थर्मोडायनेमिक्स प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन मेटलर्जी। तो अब हम करते हैं स्टडी थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी के बारे में, जो स्टेटमेंट है वो यूज करते हैं अब हम। तो देखो, अब मैंने आपको बताया, सो व्हाट इज अबाउट द थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये इस यूनिट का, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। सो वी कैन से एज रिडक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का जो रिडक्शन है इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विद डेल्टा G इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी फ्री एनर्जी चेंज, किप्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होता है। आपको पता है कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। दिस इक्वेशन इज 1 ले लें, and this is the Gibbs Helmholtz equation, ठीक है। और यहां पर आपको पता है कि इफ डेल्टा G इज पॉजिटिव, रिएक्शन कैसी हो गई? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा G नेगेटिव है, द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और डेल्टा G अगर 0 है, द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। सो वी कैन से दैट टू मेक रिडक्शन ऑफ मेटल ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मेटल की रिडक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए इट इज कपल्ड, इसकी कपलिंग कर देंगे, इट इज कपल्ड विद ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन के साथ, विद हायर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा G, सो दैट द रिजल्टेंट रिएक्शन, ताकि जो रिजल्टेंट रिएक्शन बनेगी मे बिकम स्पॉन्टेनियस विद डेल्टा G is equal to negative, and such resultant reaction will be known as coupling reaction, and such resultant spontaneous reaction is known as coupling reaction। और इस spontaneous जो रिएक्शन बनी है, रिजल्टेंट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसको कपलिंग रिएक्शन कहेंगे। लेट MO है, जैसे मान लो कोई भी ले लिया आपने, ठीक है बेटा, और ये रिड्यूस होके बना रहा है M प्लस हाफ O2। ये मैं जनरल सा ले रहा हूँ, वैसे ही एग्जाम्पल भी लेऊंगा अभी। डेल्टा G इसके लिए मान लो मैंने +40 ले लिया, तो X प्लस हाफ O2 विल गिव XO, और इसके लिए जो डेल्टा G है वो -60 है। तो इन दोनों को जब आप कपलिंग करोगे तो हाफ O2 से हाफ O2 कैंसिल, तो MO प्लस X, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ M प्लस XO, और इसके लिए जो डेल्टा G है वो -20 हो गया। यानी अब बताओ ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई कि नहीं? सो दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज नाउ नोन एज कपलिंग रिएक्शन।
इसको कपलिंग रिएक्शन, इज नोन एज द कपलिंग रिएक्शन। तो यहां पर जो X है वो किसका काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो अगर X के ऑक्सीडेशन के साथ कपल करने पर डेल्टा G नेगेटिव आएगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, अदरवाइज तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, यू आर गिवन डेल्टा G नॉट F, यानी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा G नॉट F फॉर Al2O3 एंड Cr2O3R, यानी Al2O3 और Cr2O3 के लिए जो डेल्टा G नॉट ऑफ फॉर्मेशन है दे आर -827 किलो जूल पर मोल एंड -540 किलो जूल पर मोल। Cr2O3 की फॉर्मेशन के लिए ये है डेल्टा G नॉट और Al2O3 की फॉर्मेशन के लिए ये है। ठीक है, ये डेटा है आपको। क्वेश्चन इज दैट प्रिडिक्ट वेदर Al2O3 कैन रिड्यूस Cr2O3 और नॉट। तो ये पता लगाओ कि Al2O3 जो है वो Cr2O3 को रिड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे इसके लिए? दोनों की रिएक्शन बना लेंगे। अब ये देखो डेल्टा G नोट जो है वो फॉर्मेशन के लिए दे रखा है, Al2O3 की फॉर्मेशन के लिए और Cr2O3 की भी फॉर्मेशन के लिए। आपको करना है क्रोमियम का Cr2O3 का रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब आपने Cr और O2 को सेपरेट करना बेटा, नहीं डिसोसिएट करना है मतलब आपको। ठीक है, Cr2O3 का रिडक्शन का मतलब आपको क्या करना है? 2Cr प्लस 2/3O2 डिसोसिएट कर रहे हो। तो इसके फॉर्मेशन के लिए जो डेल्टा G है वो नेगेटिव में है, तो इसका मतलब इसके डिसोसिएशन के लिए तो पॉजिटिव में हुआ कि नहीं बताओ। ये डेल्टा G इसका हुआ प्लस 540 किलो जूल। फॉर्मेशन का था -540, तो रिएक्शन को उल्टा कर दिया, तो प्रोसेस को उल्टा कर दिया आपने, तो डेल्टा G का साइन भी उल्टा हो गया, नेगेटिव। अब इसको रिड्यूस किससे करना है? एल्यूमिनियम से। तो Al प्लस 3/O2, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होगा तभी तो ये इसका रिडक्शन करेगा। तो यहां पर आपको बनाना है Al2O3। इसका फॉर्मेशन नहीं कर रहे हो, इसके फॉर्मेशन के लिए ही दे रखा आपको डेल्टा G -827 किलो जूल। कपलिंग कर दो बेटा, 3/2O2 से 3/2O2 कैंसिल। ओवरऑल रिएक्शन हो गई आपके पास Cr2O3 प्लस 2Al एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 2Cr प्लस Al2O3। बन गया कि नहीं? और डेल्टा G बताओ नेगेटिव में आएगा कि नहीं? प्लस 540 -820, इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे -287 किलो जूल पर मोल आ गया ये। तो डेल्टा G नेगेटिव में आ गया, मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई? स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब क्या हुआ कि Al जो है एल्यूमिनियम दैट कैन रिड्यूस, ये रिड्यूस कर सकता है किसको? Cr2O3 को। और डेल्टा G अगर पॉजिटिव आता तो नहीं कर सकता था, तो कर सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। अब बात करें हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। ऑन मेटलर्जी, मेटलर्जी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटलर्जी? तो देखो बेटा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन अगर आप करोगे, ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कंबस्टन, बर्निंग। तो जो कंबस्टन होता है वो ऑलवेज एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, लेकिन यहां पर तो आपने मेटल का रिडक्शन करना है। तो ऑक्सीडेशन अगर एक्सोथर्मिक है तो रिडक्शन ऑफ मेटल कैसा प्रोसेस हुआ बताओ? एंडोथर्मिक। सो वी कैन से कि एज reduction of metal is always an endothermic process। मेटल का जो रिडक्शन है वो हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी डेल्टा H पॉजिटिव। और अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो डेल्टा S भी पॉजिटिव ही होगा कि नहीं? क्योंकि डेल्टा S तो डेल्टा H/T होता है कि नहीं? तो ये पॉजिटिव तो फिर ये भी पॉजिटिव। अब 11th में आपको याद हो तो हमने किया था भाई कि जैसे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी हमने किया था कि डेल्टा H जो है वो नेगेटिव होना चाहिए,
एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो पॉजिटिव है, तो ये अपोजिंग फैक्टर हुआ कि नहीं। और एंट्रोपी जो है, रेंडमनेस जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब इंक्रीज होनी चाहिए, यानी डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए और वो पॉजिटिव है, तो ये कैसा फैक्टर हुआ, फेवरिंग फैक्टर। आपको याद हो तो हमने 11th में किया था कि स्पॉन्टेनिटी के लिए जो है फेवरिंग फैक्टर मस्ट बी ग्रेटर देन द अपोजिंग फैक्टर। स्पॉन्टेनिटी के लिए फेवरिंग फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अपोजिंग फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर क्लियर है कि डेल्टा एस मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है बेटा आपके पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टेम्परेचर जो है वो तो एंट्रोपी फैक्टर से साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ तो कोई लेना देना है नहीं। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो एंट्रोपी फैक्टर इंक्रीज करेगा कि नहीं, और एंट्रोपी फैक्टर यहां पर कैसा है, फेवरिंग फैक्टर, यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फेवरिंग फैक्टर बढ़ेगा, और फेवरिंग फैक्टर बढ़ेगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ये फैक्टर जितना ज्यादा होगा नेगेटिव वाला, तो ये नेगेटिव आएगा कि नहीं, और नेगेटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस। तो यहां पर क्लियर है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एंट्रोपी फैक्टर दैट इज फेवरिंग फैक्टर इंक्रीजेस एंड हेंस, और इसलिए रिएक्शन बिकम्स व्हाट, स्पॉन्टेनियस, इसलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। मतलब ये हुआ दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स का जो रिडक्शन है that is spontaneous at low के high temperature, at high temperature. So for the reduction of metal high temperature is required. और रिडक्शन जो है, मेटलर्जी जो है वो हाई टेम्परेचर पे होती है ना, इसलिए मेटलर्जी को पायरोमेटलर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, पायरोमेटलर्जी। पायरो इज कमिंग फ्रॉम द हीट, सो मेटलर्जी रिक्वायर्स द हाई टेम्परेचर, सो इट इज नोन एज आल्सो पायरोमेटलर्जी। ठीक है, तो जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है देखो वो भी हमने थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया, तो और जो रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन है वो भी। तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल के दो एप्लीकेशन हो गए। क्या, फर्स्ट तो ये है कि थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स, ओके, और दूसरा टू डिटरमाइन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटलर्जी। मेटलर्जी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, इसके लिए थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास थर्मोडायनेमिक यूं कहा जाए कि एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, तो आप जो है वो बस यहीं तक एक्सप्लेन कर दोगे जो शुरू में विदाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने करवाया था ना आपको, वहां तक। ठीक है, अब क्वेश्चन में भी दैट की एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटलर्जी, तो ये दूसरा फैक्टर मैंने बताया आपको, वो कर लोगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करवाया मैंने आपको। तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। ठीक है बेटा, तो नोट्स में आपके पास सेंड कर देता हूं, ये आप करके देखना। इसके बाद हम स्टडी करेंगे एलिंगम डायग्राम के बारे में। वी शैल डिस्कस अबाउट एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम, अब देखो इसमें तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल में तो आपको क्या है कि भाई आपको इस तरह की रिएक्शन कर करके देखनी पड़ेगी, ये कपलिंग करके देखना पड़ेगा। कपलिंग कर लिया, जिससे कपलिंग करने के बाद डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, अदरवाइज नहीं होगा। एलिंगम डायग्राम जो है वो हमें इजीनेस प्रोवाइड कर देता है रिड्यूसिंग एजेंट को सिलेक्ट करने के लिए। एलिंगम डायग्राम एक्चुअली एक ग्रुप होता है बहुत सारे ग्राफ्स का, तो उस ग्राफ्स को देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मेटल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और कौन सा नहीं करेगा, उस ग्राफ को देखकर। मतलब उसमें आपने कोई कैलकुलेशन ही करके नहीं देखनी, उस एलिंगम डायग्राम से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पे किसी मेटल का रिडक्शन होगा। तो एलिंगम डायग्राम मैं नेक्स्ट लेक्चर में सेंड कर रहा हूँ, इतने आप इसको देख लें। ठीक है।